हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगाली, यानी कि इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँ कि कैसे यूरोपियंस की एंट्री इंडिया में हुई। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्रांस हो गया, डच हो गया, स्पेन, ब्रिटिशर्स, ठीक है, पोर्टुगस, इन सब चीज़ों की, इन लोगों की कैसे एंट्री हुई इंडिया में, कैसे अपने इंडिया की खोज किसने करी थी। ठीक है, जो वास्को डी गामा, आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, कैसे वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी, कैसे वो आया और उनका जो इरादा था, कैसे उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ। और वो स्टोरी एग्जाम के लिए मैटर नहीं करती, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई। इन सब चीज़ों की मैं बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस कि आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, जियोग्राफी की कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पर चेकआउट करिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बात करने वाला हूँ, आप ये एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, ठीक है, सामने जो मैंने बनाया हुआ है, ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में मैंने तीन चीजें लिख रखी हैं, अफ्रीका, इंडिया और यूरोप। अफ्रीका के जस्ट ऊपर यूरोप है, इधर अपना ये इंडिया, ठीक है, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहली जो शक्ति थी इंडिया में आने की, सबसे पहली जो यूरोपियन पावर थी इंडिया में आने की, वो थी पोर्टुगस, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, अब पुर्तगाली कैसे आए, देखो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक आम इंसान था पुर्तगालियों में, एक यूरोप से एक आम इंसान था, वो निकला। ठीक है, यूरोपियंस क्या करते थे, ये जो आम निकल यूरोपियंस का काम क्या था कि ये निकलते थे समुद्री रास्ते से, या फिर जगह जगह वर्ल्ड में ना विजिट करते थे। विजिट मतलब ये कि पूरी दुनिया में खोज करने निकलते थे, नई नई जगहें ढूंढते थे, नई नई जगहों के बारे में डिस्कवरी करते थे, रिसर्च करते थे। तो उसी तरह से वास्को डी गामा जो थे, ये यूरोप से निकले 1948 में। ठीक है, 1948 में ये यूरोप से निकले और पानी के रास्ते इंडिया पहुंचे। 1940, अगर इस 1948 की स्टार्टिंग में निकले थे और इन द एंड ऑफ 1948 ईयर के ये इंडिया तक पहुंच गए। ठीक है, अब ये इंडिया कैसे आए और इन्होंने पानी का रास्ता ही क्यों चूज किया, इसके पीछे का एक रीजन ये था। देखो, एक इंडिया में जाने का ये रास्ता था, यहाँ ये रेड सर्कल आप देख रहे हो, ये यूरोप था। ठीक है, मतलब ये पूरा यूरोप है, लेकिन यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, डच था, फ्रांस था, ठीक है, तो ये सब लोग यहाँ पर थे। अब यहाँ ये येलो वाली लाइन देखो, ओटोमन एम्पायर मैंने लिखा हुआ है, ये वाला। अब इन्होंने ये पानी का रास्ता क्यों चूज किया, क्योंकि रास्ता तो इधर से भी था शॉर्टकट। ठीक है, यूरोप से इधर इंडिया आ सकते थे सीधा, तो फिर इतना घूम के आने की क्या जरूरत थी। इसके पीछे का ये रीजन था कि यूरोप, ये जो येलो वाला पॉइंट है ना, इस जगह पर ये वाले हिस्से पर, कि इस जगह पर एक ओटोमन एम्पायर आ गया था। ओटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जिसने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, और इसने सभी से कह दिया कि अगर किसी को भी इंडिया इस रास्ते से जाना है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन फिर क्या हुआ, पुर्तगालियों ने सोचा कि ऐसे अगर मान लो इन फ्यूचर अगर मैं जाता हूं इंडिया, ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ कि मुझे उस देश के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ी, कुछ लाना ले जाना हुआ, तो ऐसे में बात बात पर टैक्स दूंगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या किया, वास्को डी गामा जो आम इंसान था पुर्तगालियों में से, जो यूरोप से निकला था, उसने पूरा ये घूम कर पानी के रास्ते से इंडिया की तरफ पहुंचा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पानी के रास्ते यानी कि सी रूट इंडिया तक ढूंढने का जो जिसने ढूंढा था, उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, उसने पानी के रास्ते से इंडिया की खोज करी। ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब क्या हुआ, इफ अगर मान लो, हाँ ओके, इसके बाद क्या हुआ मैं आगे बताता हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वास्को डी गामा, अब इसमें ये मैप आप यहां पर देखो, इसमें क्या हुआ कि वास्को डी गामा जब पुर्तगाल अपने मतलब यूरोप से निकले, ठीक है, तो 1503 में कोचीन में उन्होंने अपनी सबसे फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी। फैक्ट्री का मतलब यहां पर ये है, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं, अगर देखो एक फैक्ट्री का जब भी आप नाम सुनते हो तो आपको एक आइडिया आता है कि एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री जहां पर कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री का मतलब ये था कि वो लोग आए, ठीक है, पानी के रास्ते। अब पानी के रास्ते जब आए तो उन्होंने क्या किया, वहां पर दो रूम ले लिए रेंट पे कह लो, या फिर दो जगह खरीद ली। ठीक है, वहां पर ट्रेडिंग करी, वहां पर जगह खरीदी, वहां पर अपने दो कमरे खड़े कर दिए, एक ऑफिस बना लिया कि सारा सामान जो भी हम कर रहे हैं, मतलब होता है ना कि अगर मान लो मैं मुंबई गया, तो मैंने मुंबई जाके वहां कमाया, ट्रेडिंग करी, वहां से पैसा जो भी कमाया, वहां जगह खरीद लिया, वहां जगह अपना पूरा सेटअप कर लिया, वहां रहने लग गए, वो सारी चीजें उस तरह से। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्ट्री सेटअप करेगी 1503 में, वो सेटअप करेगी कोचीन में। ठीक है, ये यहां पर रेड मार्क लगा रहा हूं, यहां पर कोचीन की तरफ 1503 में सबसे फर्स्ट टाइम जो फैक्ट्री सेटअप करेगी ब्रिटिश यानी पुर्तगालियों के द्वारा, वो थी कोचीन में 1503 में। ठीक है,
अब क्या हुआ, इसके पीछे की स्टोरी ये थी कि जब 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था, तो उसने क्या किया, सबसे पहले जब वो घुसा ना, मतलब जब इंडिया की तरफ पहुंचा नीचे से, ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये वाला वेस्टर्न ईस्टर्न, वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इस तरफ जब वो पहुंचा तो वहां पर एक जगह थी कैलिकट। तो कैलिकट का राजा, मतलब कैलिकट में जो एम्पायर था, कैलिकट का राजा वहां पहुंचा, ठीक है। उसने देखा कि हमारे देश में कोई मेहमान आया हुआ है, तो उसने क्या किया, वास्को डी गामा का वेलकम किया कि आप आओ, मतलब कोई भी मेहमान आता है हम उसका वेलकम करते हैं कि आप आओ, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब उसका वेलकम किया, पूरी खातिरदारी करी, फिर उसको क्या हुआ, अपने देश का पूरा एक्सप्लोर करवाया, मतलब पूरा विजिट करवाया, पूरे देश को दिखाया कि हमारे देश में ये है। तो जब उसने दिखाया कि हमारे देश में रॉ मटेरियल्स बहुत हैं, यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर स्पाइसेस यानी जो मसाले हैं उनकी ज़्यादा उपज है, और जब ये सब चीज़ें वास्को डी गामा ने देखी तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियंस थे इनको मसाले बहुत पसंद थे, और ये इनके यहाँ मसाले जब ये कहीं से खरीदते थे तो बहुत महंगे मिलते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के कि जब भाई उसने देखा कि यार इतना सस्ता यहाँ पर और इतनी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जब वो वापस जाने लगा, जितना खर्चा उसको यूरोप से इंडिया आने में नहीं लगा, उससे ज्यादा खर्चे का, उससे ज्यादा कीमत का उस राजा ने, जो कैलिकट का राजा था, उसने उसकी नाव में, उसकी बोट में इतना मसाले, रॉ मटेरियल्स, इतनी सारी चीजें एज ए गिफ्ट कर दी उसको कि आप ले जाओ, ठीक है। और जब वो ये सारी चीजें लेकर अपने पुर्तगाल पहुंचा, तो वहां के लोगों ने उससे, वहां के सारे लोग आए, उसको देखा, इकट्ठे हो गए और पूछने लगे ये सब चीजें तुम कहां से ले आई, ये सब चीजें तो बहुत महंगी है। तब उसने ये सारी चीजें बताई कि एक इंडिया नाम का ऐसा देश है जहां पर मैं गया था, और वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं। और इसी के साथ उनका इरादा तो था कि अब चलो जब इतनी सारी चीजें हैं तो हम क्यों ना उस देश के साथ ट्रेडिंग शुरू कर दें। अब चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, मतलब ये सारे लोग ना क्या सोचने लगे कि हम भाई करेंगे ट्रेडिंग। अब हम इतनी सारी चीजें वहां अवेलेबल है तो सब लोग ना ट्रेडिंग करने का विचार बनाने लगे इंडिया के साथ। और वो ट्रेडिंग करते करते कब उनके दिमाग में इंडिया पर कब्जा करने का इरादा बनने लगा, ठीक है। और जब उनका इरादा कब्जा करने का, उन्होंने सोचा अब इंडिया अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे अच्छे क्यों ना इंडिया पे रूल कर लें, तो ये सारी चीजें हमें फ्री में और आराम से सब कुछ अपना हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग, फ्रांस है, डच है, पोर्टुगस है, ये देखो सारे ब्रिटिशर्स हैं, ये सारे लोग ना आपस में लड़ने लगे कि भाई रूल कौन करेगा। और जब ये आपस में लड़ने लग गए, इनकी फाइट होने लग गई, तो इन दी एंड ब्रिटिशर्स जीत गए, और ब्रिटिशर्स ने 1947 तक इंडिया पर कब्जा किया, इंडिया पर रूल किया, ठीक है। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले आराम से ब्रिटिशर्स जीते और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया, और ये सारी पूरी कहानी हुई। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे कि 1948 में एक आम इंसान यूरोप से निकला था, वो निकला था नई नई जगह खोजने के लिए, जिस वजह से वो पानी के रास्ते उसने इंडिया की खोज करी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो यूरोपियंस फाउंड द वे ऑफ वाटर, नाउ नो वन हैड एनी राइट ऑन द वे ऑफ वाटर, तो और किसी का हक नहीं रह गया, ठीक है। उसने सबसे पहले इंडिया, पानी के रास्ते इंडिया की खोज करी। ये चीज़ आपको पता होगी, 1948 याद रखना, उस डेट में निकला था, उस ईयर में निकला था, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी, कहाँ, कोचीन में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कैलिकट में सबसे पहले जब वो 1498 में निकला था, 1498 में, तो सबसे पहले वो कैलिकट पहुंचा था, और कैलिकट के राजा ने उसका वेलकम किया था और उसको पूरा इंडिया एक्सप्लोर करवाया था, ठीक है। और वो सारी चीज़ें लेकर अपने यूरोप वापस गया था, तो वहाँ पर उसने सारी चीज़ें बताई इंडिया के बारे में कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। तो इस तरह से जब पुर्तगाली, डच, फ्रांस, ब्रिटिशर्स इन सबको पता चला, तो ये सब लोग सोचने लगे क्यों ना इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। और इंडिया के साथ ट्रेड करते करते कहीं ना कहीं उनके मन में इंडिया पर रूल करने का इंटेंशन हो गया, ठीक है। और जब इनमें आपस में फाइट हुई कि रूल हम करेंगे, फ्रांस कह रहा मैं रूल करूंगा, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हम करेंगे, डच कह रहे हैं हम, पुर्तगाली कह रहे हैं हम, तो इन सब में आपस में फाइट हुई रूल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सब की फाइट में ब्रिटिशर्स जीत गए, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कब्जा कर लिया, इंडिया पर रूल किया 1947 तक, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, ये चीज़ आपको क्लियर हुई 1503 में, ठीक है। अब फैक्ट्री का मतलब आप समझ गए
कि ऐसा नहीं कि कोई वहां पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी जा रही, उसका मतलब ये था फैक्ट्री का मतलब कि वहां पर उन्होंने एक स्टोर रूम खरीद लिया, एक एक दो कमरे खरीद लिए जहां पर वो हर एक चीज़ अपनी कलेक्ट करने लग गए, अपनी चीज़ों को रखने लग गए, उसको फैक्ट्री मेंशन किया गया है। अब क्या हुआ, जब वहां पर उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करी, जब मैं फैक्ट्री का नाम लूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जब फैक्ट्री का उन्होंने अपना सेटअप कर लिया तो उसकी देख रेख करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसकी देख रेख करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, सॉरी पुर्तगालियों ने अपना एक आदमी वहां पर रख दिया, अपना एक आदमी देख रेख के लिए रख दिया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसका नाम था। और इसको एक पोस्ट दे दी, उस पोस्ट का नाम था, ये फर्स्ट पुर्तगाली लिख देना, ठीक है। तो उस पोस्ट का नाम था फर्स्ट फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नर बने इंडिया के। और उनका टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509 तक। और यही सारी चीजें हैंडल कर रहे थे पुर्तगालियों की इंडिया में। इंडिया में जो भी चीजें पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, जो भी ऑफिस सेटअप किए थे, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए एक गवर्नर रखा गया, ठीक है, गवर्नर इन इंडिया, और जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का नाम, जो टाइम पीरियड था वो था 1505 से लेकर 1509। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद जो यहाँ के गवर्नर बने, सेकेंड ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया, उनका नाम था अल्फोंसो दी अल्बुक्यूरिक्यू, ठीक है, आप इसको समझ लेना, अल्फोंसो दी करके, अल्फोंसो मैं बोलूंगा, ठीक है, अल्फोंसो। ये सेकेंड ब्रिटिश गवर्नर बने इंडिया के, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1509 से लेके, यहाँ 1509 है, 1509 से लेके 1515 तक, ठीक है। तो ये चीज आपको शुरुआत हुई कि फैक्ट्री सेटअप करी, तो फैक्ट्री सेटअप करने के बाद वहां की देखरेख करने के लिए सबसे पहला एक ब्रिटिश गवर्नर बनाया गया इन इंडिया में, ठीक है, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, और उसका टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509। और फ्रांसिस्को के बाद जो सेकंड ब्रिटिश गवर्नर बने इंडिया में, उनका नाम था अल्फोंसो, और उनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर 1515 तक। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। ये स्टोरी पूरी आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी, आई होप। अगर कुछ भी डाउट हो इस स्टोरी में तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बात बता रहा हूं। ये इंडिया का मैप है, यहां पर मैंने रेड कलर से मार्क लगाए हुए हैं, आप ये देख सकते हो। सूरत हो गया, गोवा, कोची, हुगली, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, और इसके तीनों तरफ आप देख सकते हो पानी पानी है ब्लू कलर में, ठीक है। और इधर आप अगर देखो, इंडिया का ये वाला हिस्सा जो सूरत, गोवा, कोची वाला, ये वेस्टर्न कोस्ट है, और हुगली, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी ये ईस्टर्न कोस्ट है। ये चीज आपको पता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब वास्को डी गामा वहां से यूरोप से निकले थे, तो इस जगह से निकले थे, तो जब वो पानी के रास्ते इंडिया आते चले गए, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं सबसे पास जब उन्होंने इंडिया पहुंचेंगे, सबसे पास इनको ये वेस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पड़ी होगी। और वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट उनको काफी ज्यादा दूर पड़ेगी, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। अब बात कर रहा हूं यहां पर ये कि जब वो वास्को डी गामा यूरोप से निकले थे, यानी कि जो पुर्तगाली अपने यूरोप से निकले थे, तो वेस्टर्न कोस्ट तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, यानी कि सूरत हो गया, गोवा हो गया, कोची हो गया, यहां पर उन्होंने आराम से अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, अपने ऑफिस सेटअप करे। और ईस्टर्न साइड उन्होंने इसलिए अपनी फैक्ट्रीज, ऑफिस सेटअप किए, इसके पीछे का एक रीजन था, इसके पीछे का ये रीजन था, ये जो इंडोनेशिया इधर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर डच लोगों ने आके कब्जा कर रखा था, डच लोगों ने आके कब्जा कर रखा था। और यहाँ के इसी के इलाके में कुछ हिस्सों में ब्रिटिशर्स भी अपने कब्जा कर रहे हुए थे। तो पुर्तगालियों को ये डर था, पुर्तगालियों को ये डर था कि भाई हमने वेस्टर्न कोस्ट पर तो चलो अपनी ऑफिस फैक्ट्री सेटअप की है, पूरा इलाका अपने कब्जे में है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स पर, यानी सॉरी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, वहां पर डच बैठा है, ब्रिटिशर्स बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं। तो पुर्तगालियों को डर था कि अगर वहां पर हम कब्जा नहीं करते हैं तो डच हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, ये लोग ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से आकर इंडिया में घुस सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं इन जगहों पर, ठीक है। तो इन सब चीजों से उनको डर था, और उस डर के लिए उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ अपनी नेवी आर्मी वहां बिठा दी, और नेवी आर्मी के साथ वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ गए, और वहां पर भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, ऑफिस सेटअप कर लिए, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड को उन्होंने क्यों, ईस्टर्न कोस्ट उन्होंने क्यों सेटअप किए, कि आप यहां देखो प्लेस, ईस्टर्न कोस्ट के पास डच थे, ब्रिटिशर्स थे, और उनको ये डर था, और वो पास में थे। और तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी नेवी आर्मी को ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बिठा दिया,
ताकि जो डच, देखो इंग्लैंड कहा जाता है, तो वो लोग ताकि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ अंदर ना घुस सकें, ठीक है, वो ट्रेडिंग ना करने लगे, वो कब्जा ना कर लें, क्योंकि कभी भी वो आकर अटैक कर सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो इसलिए उन्होंने अपनी नेवी जो आर्मी थी वो अच्छी खासी सेटअप करी, ठीक है, और वो फाइट के लिए हमेशा से रेडी थे कि कभी भी अगर ये अटैक करते हैं तो उस चीज़ के लिए वो रेडी थे कि अटैक करेंगे तो हमारी आर्मी सेटअप है तो हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और पुर्तगाली जाने जाते थे समुद्र के राजा, मतलब उनकी नेवी आर्मी जो थी पुर्तगालियों की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है, उनके पास नेवी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उनके पास बहुत सारे शिप्स थे, वो पूरा रूल कर रहे थे समुद्र पे, मतलब समुद्र के राजा कहा जाता था पुर्तगालियों को। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब नेक्स्ट आता है कि पोर्टुगस दो सिस्टम लेकर आए। दो सिस्टम वो क्या थे? कार्टेज सिस्टम था, एक फिटोरियस सिस्टम था। कार्टेज सिस्टम क्या था? इसमें यह था कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये पूरा ओशियन है, ठीक है, यहां पर इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया पुर्तगालियों की नेवी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, वो राजा थे समुद्र के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरे ओशियंस में जगह 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 बहुत जगह शिप्स तैनात कर दिए कि अगर, और सबसे कह दिया कि अगर इस जगह से, इस ओशियन से अगर किसी और देश की शिप गुजरती है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहां के और देश के शिप्स जो गुजरते थे उन लोगों ने पूछा कि भाई हम टैक्स आपको क्यों दें, तो कार्टेज सिस्टम के अकॉर्डिंग पुर्तगालियों ने उनसे कहा कि अगर आप इस जगह से गुजरते हो तो आपको टैक्स इसलिए देना पड़ेगा कि हम सबसे पहले तो कि मैं आपको पायरेट्स जो होते हैं, यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे सुरक्षा देंगे और इजिली आप इस जगह से अपने शिप्स को ले जा सकते हो, ठीक है। इसके पीछे का रीजन था कि हम आपके शिप्स को प्रोटेक्शन देंगे पायरेट्स से और इजिली आप यहां से अपने शिप्स ले जा सकते हो। ये था कार्टेज सिस्टम कि उन्होंने एक टैक्स लागू कर दिया उन देशों पर जो कि देश जहां पर पुर्तगाली तैनात थे, जहां पर उनकी शिप्स तैनात थी, वहां से अगर कोई और देश अपनी शिप गुजारेगा तो आपको ना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम था फिटोरियस सिस्टम। फिटोरियस सिस्टम में ये था कि जो पुर्तगालियों के पोर्ट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया गोवा है, कोची है, ये जो जगह जगह उन्होंने अपने पोर्ट्स बना रखे थे, हुगली, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, इन पोर्ट्स पर अगर कोई भी देश अपनी शिप आकर रोकता है, मतलब कहते हैं ना कि भाई पोर्ट किसी और देश का है लेकिन कोई दूसरा शिप आया तो उसने अपना भाई रोका, वहां पर रेस्ट किया, वहां पर सब चीजें करी, तो उसको फिटोरियस सिस्टम कहते हैं। तो अगर पुर्तगालियों के पोर्ट्स को कोई और देश का शिप इस्तेमाल करता है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कार्टेज सिस्टम और फिटोरियस सिस्टम का मतलब ये था कि इन एनी हाउ आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उस जगह से गुजरोगे तो वो जो टैक्स लेंगे उसका मतलब है कि हम आपको पायरेट्स से प्रोटेक्शन देंगे। और फिटोरियस सिस्टम में था कि अगर आप हमारे पोर्ट्स यूज करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन सिस्टम से आप वाकिफ हो गए होगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक ये था कि भाई आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मैंने मेंशन कर दिए। आपको पता है कि इंडिया पर अगर कोई बाहर का अटैक करता है, कोई भी बाहर का एनिमी अटैक करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्वेजन। कि बाहर का कोई भी एनिमी अटैक कर रहा है तो उसको एक्सटर्नल इन्वेजन कहा जाता है, ठीक है। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि बाहरी अटैक इंडिया पर बहुत ज़्यादा हुए हैं। चाहे अगर आप पास्ट में कोई भी देख लो, किसी को भी उठा लो, ठीक है, अब्दाली हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे अटैक्स जो कि इस इलाके से तो सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई आकर पानी के रास्ते से अटैक कर सके। तो जो एनिमीज थे वो पानी के रास्ते से तो नहीं आ सकते थे, इधर चारों तरफ, तीनों तरफ पानी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए ना वो इस साइड से हुए, क्योंकि इधर साइड तो माउंटेन्स थी और इधर साइड पानी था। तो इस जगह से सबसे ज़्यादा बाहर से अटैक हुआ और इस वजह से हमारे देश को बहुत लूटा गया और बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो एनिमीज अटैक हुए इंडिया पर, ठीक है, जितने लोगों ने भी अटैक किया, जितने लोगों ने भी, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, चाहे वो पुर्तगाली, फ्रांस, स्पेन, डच, चाहे वो अब्दाली था, यानी कोई भी आया, जिसने भी आकर इंडिया पर अटैक किया, उनके मोटो क्या थे? उनका इरादा सिर्फ ये था इंडिया को लूटना, ठीक है। बहुत सारे अटैक हुए, या तो इंडिया के साथ ट्रेड करना कि भाई इंडिया के साथ हम व्यापार करेंगे, या फिर इंडिया को हम लूटेंगे। उनका पहला इरादा ये था। दूसरा इरादा उनका ये था कि यहाँ पर या तो हम इंडिया पर आके राजनीति फैलाएंगे अपने देश की, यानी कि गवर्नर बनाएंगे, राजनीति करेंगे, ठीक है, और या फिर उनका जो इरादा था कि अपने कल्चर को, अपने वहाँ के पहनने ओढ़ने को, अपनी लैंग्वेज को, अपने खाने पीने को फैलाना, मतलब आर्ट एंड कल्चर को फैलाना। तो इतने सारे उनके इरादे थे। या उनका था रिलीजन को फैलाना, जैसे इस्लाम
उन्होंने इस्लाम धर्म का बहुत ज़्यादा फैलाया, क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना फेम फैलाया। गोवा के साइड अगर आप जाकर देखो तो आपको ना बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस, क्योंकि उधर चर्च भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है चीज़, ठीक है। वहाँ पर आपको अभी भी ब्रिटिशर्स जैसे जो सरनेम यूज़ करते थे, उस सरनेम के आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब एनिमीज हमेशा अपने इंडिया पर जब भी अटैक हुआ तो उन लोगों के इरादे हमेशा ये रहे, या तो इंडिया के साथ ट्रेड करी जाए, या इंडिया पर अपनी पॉलिटिक्स करी जाए, या फिर उनको लूटा जाए देश को, ठीक है, या फिर अपने जो आर्ट एंड कल्चर है उसको फैलाया जाए अपना, ठीक है, रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब चीज़ों को फैलाया जाए। तो ये सब चीज़ें, ये एक रीज़न था कि भाई अपना इंडिया इस तरह से बर्बाद हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने झेली हैं, तब जाके इंडिया इस बर्बादी के लेवल पे रहा कि इतनी सारी चीज़ें अपनी इंडिया बहुत रिच था, सोर्सेस में, रॉ मटेरियल्स में, हर एक चीज़ में बहुत रिच था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड, बहुत डायमंड, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन कहीं ना कहीं सब आए और सब ने अटैक्स किए, इंडिया को लूटा, ट्रेडिंग करी, सब ले लेकर चले गए यहाँ से। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज कैसे करी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कार्टेज सिस्टम बताया, और मैंने आपको बताया ये वाला फिटोरियस सिस्टम बताया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, कि वेस्टर्न कोस्ट पर तो उनको जो पास पड़ा था उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पर भी उन्होंने अपने ऑफिसेस, फैक्ट्रीज क्यों सेटअप करे, ठीक है। उनको एक डर था कि उधर ब्रिटिशर्स और जो डच थे वो अटैक कर सकते थे, वो आके रूल कर सकते थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। 1503 में उन्होंने कोचीन में अपनी सबसे पहली फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी, और जिसका ब्रिटिश गवर्नर, सबसे पहला जो गवर्नर बना उसका नाम था फ्रांसिस्को, जिसका टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509। उसके बाद बना अल्फोंसो, सेकंड ब्रिटिश गवर्नर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब क्या रह गया अपना कि भाई ये मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि मोस्ट अटैक्स हुए तो उसके बाद उनके क्या इरादे रहे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाया, कैसे आर्ट एंड कल्चर को फैलाया, क्या और चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।